ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम +2 क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हरियाणा बोर्ड में ये जो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है और पार्टनरशिप वाला नेक्स्ट चैप्टर है। इससे जो पार्टनरशिप वाले तो आप सब पढ़ चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले मीनिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उन ऑर्गेनाइजेशन या उन संस्थाओं के अकाउंट्स बनाना जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जितने भी हमने चैप्टर करे अभी तक, चाहे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन, वो उन संस्थाओं ने बनाए थे, वो उन ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए थे जिनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन अब हम उन संस्थाओं के अकाउंट बनाएंगे जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो क्या है इनका मेन ऑब्जेक्टिव? इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस करना। सर्विस मीन्स सेवा करना, जनता की या अपने मेंबर्स की। जैसे किसी जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर शहर के अंदर एक संस्था बना ली और उन्होंने क्या किया, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना लिया। अगर हम टोहाना की बात करें तो यहाँ पर मानव सेवा संगम है एक हॉस्पिटल। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मेन उद्देश्य ये है कि वो पैसा नहीं कमाना चाहते, वो सिर्फ क्या है, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा किया और नाम मात्र की फीस पर लोगों को क्या दे देते हैं, सर्विस दे देते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को भी अपने अकाउंट्स बनाने जरूरी होते हैं। तो अब हम बताएंगे कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं इनके। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मैं इसके फीचर्स बता रहा हूं अब आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेन एम इज सर्विस। आगे ना भाई बात, सबसे पहला क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्विस करना यानी सेवा करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, फिर तो वो तो अगर अकेले का व्यवसाय है तो सोल प्रोप्राइटर बन गया, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो पार्टनरशिप बन गया, और अगर 100 से अधिक व्यक्ति हैं तो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, डिपेंड करता है स्थिति पर क्या बनता है वो। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेवा करना, न कि प्रॉफिट अर्न करना। अब सेवा में हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, डिस्पेंसरी भी खोल सकते हैं, क्लब भी खोल सकते हैं, या किसी और तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है कि ये किस फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब है जो चैरिटी से चलता हो और सहायता करता हो। चैरिटी मतलब दान, है ना। मान लो एक संस्था के 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स ने पर ईयर 100 रुपए दे दिए, तो 100 गुना 100 कितना हो गया, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए इनके पास चैरिटी आई और इन्होंने क्या कर दिया, हेल्प कर दी। मान लो किसी की रोटी खिला दी या किसी की मेडिकल फैसिलिटीज दे दी। अगर कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है लेकिन उसके पास फीस नहीं है, बुक्स नहीं है, बुक्स लेकर दे दी किसी को। तो ऐसी संस्थाओं का फॉर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम करता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट एंटिटी मींस कि इनका जो एंटिटी है, इनका जो अस्तित्व है, अपने मेंबर से अलग होता है। मेंबर से अलग कैसे होगा? जैसे यानी इंडिविजुअल के आने पर, इंडिविजुअल के जाने पर संस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने पॉइंट पढ़ी हो +1 के अंदर, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन फॉरएवर। यानी सदस्य आएंगे, सदस्य जाएंगे, संस्था हमेशा चलती रहेगी। और जो भी इसके अंदर मेंबर है उसका यहां पर पर्सनली असेट्स या पर्सनली लायबिलिटीज कुछ नहीं होगी। अगर किसी संस्था ने, किसी इंडिविजुअल ने संस्था को पैसे दिए हैं तो वो पैसे संस्था के हो गए, उनका पर्सनल रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर रिलेट कर रहे हैं तो गलत है। रिलेशन किससे में होगा? पार्टनरशिप में बन जाएगा रिलेशनशिप। लेकिन एनपीओ के अंदर
जहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर रिलेशन नहीं बनेगा। कहने का भाव संस्था जो है वो अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं वो क्या है, अलग है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे अब इनके पास खर्चा तो बहुत सारा है। जैसे डॉक्टर्स हैं, मान लो हॉस्पिटल अगर हमारा, हमने अगर 3 भी डॉक्टर रखे हुआ तो वो 1-1 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते हैं। 1 लाख रुपए कम से कम, कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है। तो खर्चा तो हमारा इतना है, पैसे कहाँ से आएंगे? अब पैसे कहाँ से आ सकते हैं? सबसे पहले पैसे आएंगे इनके डोनेशन से। डोनेशन मीन्स दान, है ना। उसके बाद क्या आएगा यहां पर फिर? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। चंदा मीन्स जैसे किसी ने सब्सक्रिप्शन दे दी, संस्था के मेंबर्स हैं 100 और हर मेंबर 1000 रुपये देता है पर मंथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तीसरी चीज होती है हमारे पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट थर्ड आइटम है हमारे पास। यानी अगर आपने कोई पैसे बैंक में जमा करवा रखा है संस्था ने, उसका ब्याज आ रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और फोर्थ आइटम क्या होती है यहाँ पर? ये फर्स्ट हो गई, सेकंड सब्सक्रिप्शन, थर्ड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ बन जाती है इसके अंदर ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट यानी अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने किसी प्रकार की सहायता राशि दी है ना। सरकार जैसे कई बार देती है, अभी हम आपको मशीन दे देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को MRI मशीन दे दी, है ना, कोई कमरे दान दे दिए, कोई AC दान दे दिए, तो ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। तो इसके अंदर मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। पहला पैसा कहाँ से आएगा? डोनेशन से। फिर कहाँ से आ सकता है? सब्सक्रिप्शन से। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन क्या है हमारे पास? ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर आता है हमारे पास सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। फिफ्थ फीचर है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जो भी NPO ने फायदा कमाया, सरप्लस का मतलब यहां फायदा, जो भी फायदा कमाया है NPO ने, उसको मेंबर्स के बीच में बांटा नहीं जाएगा। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, जैसे 3 पार्टनर्स हैं, मान लो A, B और C, प्रॉफिट हुआ, क्या कर लेते थे पार्टनर्स? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। रेशो दिया था रेशो के अंदर, अगर रेशो नहीं दिया होता था तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। लेकिन इसके अंदर जो फायदा होगा वो पार्टनर्स आपस में नहीं बांटेंगे। अगर नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे? अब ये बात भी तो है कि सर प्रॉफिट बांटेंगे नहीं तो करेंगे क्या? इसके अंदर जब प्रॉफिट नहीं बांटेंगे तो वो कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल फंड के अंदर। जितना भी प्रॉफिट हुआ NPO को, वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल फंड के अंदर। और कैपिटल फंड कहां पे आएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एक बात मैं आपको और बता दूं, NPO के अंदर अगर आपको कुछ भी फंड नजर आ रहा है, अगर आप NPO को सम कर रहे हैं, चैप्टर का नाम NPO है ना, तो अगर आप NPO को सम कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी फंड नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फंड कोई मर्जी हो, चाहे कैपिटल फंड हो, है ना, स्विमिंग पूल फंड हो, स्पोर्ट्स फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, फंड कोई मर्जी हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ठोक देना आपने। और लास्ट में क्या था हमारे पास? मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब इसको चलाएगा कौन? जो NPO बना है इसको चलाएगा कौन? इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब है कि जैसे एक संस्था के अंदर 50 मेंबर हैं, वोटिंग होगी, 1 या 2 बंदे क्या कर दिए जाएंगे? इलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब जिनको हमने इलेक्ट किया या चुना, वही मेंबर्स इसको चलाएंगे या वही मेंबर्स इसको रन करेंगे। तो इसका मतलब बना मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स का, यानी जिन भी संस्था के कर्मचारियों द्वारा या मेंबर्स के द्वारा ये बनाया गया है, उन्हीं मेंबर्स में से 1 या 2 सिलेक्ट कर लिए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा? NPO को रन किया जाएगा, चलाया जाएगा।
तो ये थे एनपीओ का मीनिंग और इसकी फीचर्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनपीओ के अंदर आपके अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। जरा सीख लें अब ध्यान से, एनपीओ के अंदर किस किस टाइप्स के अकाउंट बनते हैं। और जो मैंने पॉइंट बताए थे अभी आपको, इसको कॉपी पे नोट कर लेना, अगर आपके पास नोटबुक है तो वीडियो दोबारा रिमाइंड करके। तो इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के अकाउंट बनेंगे। पहला कौन सा होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड बनेगा यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट में बनेगा इसके अंदर बैलेंस शीट। 3 फॉर्म में अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से, पहले पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरे पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरे में बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको जनरली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जैसे जब हम 11th के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था ना। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर हमने इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। फीचर्स बता रहा हूं मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट फीचर है हमारे पास इसकी नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स कि जो ये आप अकाउंट बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी नेचर क्या है। आपने 11th में पढ़ा था 3 टाइप्स की नेचर होती है हमारे पास, है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो है अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एक रियल नेचर का अकाउंट है। रियल नेचर अकाउंट। रियल नेचर अकाउंट का रूल क्या होता है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो पैसा हमारे पास आया वो तो कहां लगाओगे आप, डेबिट में, और जो पैसा आपके पास से गया वो कहां लगाओगे आप, क्रेडिट में। तो आपने ध्यान में रखना है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स का कौन सा नेचर अकाउंट है, रियल नेचर। और यहां पर आपने रूल लिख देना है कि डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। तो ये यहां पर रूल लगता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कैश बुक बनती है ना, वैसे ही बनेगा सेम। कैश बुक की 2 साइड्स होती है, आपको पता ही है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो वहां पर भी ये रूल लगता था, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वही रूल आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेचर ऑफ अकाउंट। सेकंड पॉइंट, आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, कि कौन सी आइटम डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी। आपको पता है जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 साइड बनेगी, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड को हम क्या बोल रहे हैं, डेबिट साइड। तो इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो, कोई मर्जी नेचर की हो, आपने वो कहां रिकॉर्ड करनी है, डेबिट साइड में। चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वे रिवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। 3 प्रकार के साल होते हैं आपके, एक तो करंट ईयर जो चल रहा है, एक पिछला प्रीवियस ईयर जो अगले आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर। कौन सी मर्जी आइटम की हो, डेबिट साइड में क्या आएगा, अगर आपको कुछ मिला है। थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम यहां पर, आइटम्स
रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब जो पेमेंट साइड है वहां पर क्या आएंगी, वहां पर भी यही कैपिटल नेचर की हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो। वही बात दोबारा, पेमेंट प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की, चाहे नेक्स्ट ईयर की। अब बात ध्यान में रखनी है आपने, डेबिट में तो वो आएगा जो आपके पास पैसा आया है और क्रेडिट में वो जो गया है। तो ये मतलब पेमेंट्स कैपिटल या रिवेन्यू नेचर की पेमेंट, और ये कैपिटल या रिवेन्यू नेचर की रिसीव्ड्स। दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना। कभी आप सोचो कि सर कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर आपने यहां लिख दिया, यहां पर भी आपने ये लिख दिया, तो दोनों में फर्क क्या है कि ये रिसीट्स हैं और ये क्या है आपकी पेमेंट्स हैं। तो कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर दोनों में फर्क होता है। कैपिटल नेचर की आइटम्स कौन सी होती हैं, जो आपकी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड इनकर होती हैं, जैसे बिल्डिंग परचेज की है कैपिटल नेचर। रिवेन्यू मतलब सैलरी पे की है, रिवेन्यू नेचर खर्चे हैं ये। इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, एडजस्टमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड। इसके अंदर किसी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूअर्ड और अनअर्न्ड वो नहीं होंगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ वही बातें रिकॉर्ड होंगी जिससे आपका एक्चुअल पैसा आया कितना और एक्चुअल पैसा गया कितना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक आइटम ले लेते हैं, सैलरी। सैलरी के आपके लिखे हुए हैं सम के अंदर 25,000 रुपए, 25,000। इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितने पैसे लिखोगे, टोटल सैलरी 25, इसमें आउटस्टैंडिंग है 5, इसी के अंदर इंक्लूड है। तो आप कैश बुक में यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितने लिखोगे, 20 लिखोगे। क्यों, 25 टोटल सैलरी 25,000 है, इसमें से 5,000 हमने अभी तक पे नहीं की है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, नहीं पे किए, वो यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ कितने रिकॉर्ड होंगे, 20,000 रुपये यानी 20,000। तो इसके अंदर आपने बात ध्यान में रखनी है कि एडजस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, यानी चाहे आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एक्रूअर्ड हो या अनअर्न्ड हो, ये चारों में से किसी भी प्रकार की बात रिकॉर्ड नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट कहता है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, कि इसके अंदर जो नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश आइटम जैसा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक खर्चा तो है लेकिन वो कौन सा एक्सपेंसेस है, नॉन कैश, क्योंकि उससे कैश का ना आउटफ्लो होता ना इनफ्लो होता, उससे सिर्फ मशीन या असेट्स की जो वैल्यू वो ही कमी होती है, तो वो भी यहाँ पर एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि वो नॉन कैश आइटम्स हैं। सिक्स्थ पॉइंट, पर्पस, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ना तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना है या ना पता चलेगा लॉस कितना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताएगा ओपनिंग कैश और बैंक या क्लोजिंग कैश और बैंक। ओपनिंग कैश और बैंक या क्लोजिंग कैश और बैंक। ओपनिंग दे रखा है तो क्लोजिंग पता चल जाएगा, और अगर क्लोजिंग दे रखा है तो ओपनिंग पता चल जाएगा। तो इनमें से आपको एक बात पता चलेगी, ना आपको इसमें सरप्लस पता चलेगा ना आपको इसमें डेफिसिट पता चलेगा। डेफिसिट मीन्स कमी एंड सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। तो इन दोनों में से कुछ नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा कैश और बैंक या क्लोजिंग कैश और बैंक। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर टू नो कैश बैलेंस, टू नो प्रॉफिट, टू नो लॉस एंड टू नो एनी अदर बैलेंस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, टू नो कैश बैलेंस।
कैश बैलेंस पता चलेगा आपको, कैश चाहे ओपनिंग में हो, कैश चाहे क्लोजिंग में हो। प्रॉफिट या लॉस का पता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको नहीं चलेगा। और लास्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास फीचर्स में, 7th पॉइंट, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यानी जब भी आप ये अकाउंट बनाओगे आपके पास क्या होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होना चाहिए। बाय चांस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं है तो क्या होना चाहिए आपके पास, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक होना चाहिए। कैश या बैंक का बैलेंस होना चाहिए ओपनिंग, तभी ये अकाउंट क्या होगा, शुरू होगा। अगर मान लो बाय चांस कैश या बैंक का बैलेंस दोनों ही नहीं है तो क्या करें, तो हमें करना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, जरूर दे रखा होगा। ये नहीं हो सकता कि ना ही आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा ना ही आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा। आपको ओपनिंग दे रखा होगा या क्लोजिंग दे रखा होगा। ओपनिंग दे रखा है तो कहां लगा दें, डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड। और अगर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो वहां कहां लगाएंगे आप, क्रेडिट साइड। ऐसे लगाने के बाद आपने सारी आइटम्स जो रिसीव हुई हैं वो डेबिट में लगा दें, और जो आपने पेमेंट करी है वो सारी कहाँ लगा दें आप, क्रेडिट में लगा दें। आपके पास सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ फीचर्स हैं। पहला मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ अकाउंट, रियल नेचर अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, चाहे कैपिटल नेचर की हो, रिवेन्यू नेचर की हो, रिसिप्ट होनी चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की, नेक्स्ट ईयर कोई मर्जी हो। आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में कौन सी आइटम में आएंगी, कैपिटल नेचर की हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर कोई मर्जी हो। एडजस्टमेंट नोट रिकॉर्डेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं रिकॉर्ड होगा इसके अंदर, डेप्रिसिएशन वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। पर्पस क्या है, ओपनिंग कैश और कैश बैंक निकालना या क्लोजिंग कैश और बैंक निकालना। और लास्ट में क्या कहता है हमारे पास, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कहां से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश के साथ। अगर ओपनिंग दे रखा है तो क्लोजिंग निकल आएगा, क्लोजिंग दे रखा है तो ओपनिंग निकल आएगा। तो ये था आपका एनपीओ का फीचर्स एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। थैंक यू।